अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस पीआरटी एनसीईआरटी बैच में हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 को हम सभी पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे उसी पाठ्य पुस्तक को रिमझिम पार्ट 4 को, जिसमें हमें पार्ट 6 पढ़ना है, जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। और नाव बनाओ एक कविता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे नाव बनाने की बात आ गई है कि बच्चे बचपन में कैसे किस प्रकार से नाव बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें लगाते हैं, ठीक है। तो आइए हम सभी स्टार्ट करें। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, ठीक है। कब यहाँ पे कह रहा है कि भैया जल्दी आओ, तुम जल्दी आना क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, हमें क्या बनाना है, नाव बनाना है। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि बादल घिरे हुए हैं, ठीक है। बादल इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं कि कोई भी सूर्य की प्रकाश नहीं, रोशनी नहीं आ पा रही है। और जब घिरे होने के कारण बादल इतनी तीव्र गति से बारिश कर रहे हैं कि जो पानी है वो नाले से बह रहा है, ठीक है। तो उसी को देखकर बता रही है पानी जल्दी आया है, जल्दी आओ, 7 समुंदर भर लाया है। और बादल छाने के बाद जो बादल से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होने से जो पानी है मानो ऐसे लग रहा है कि 7 समुंदर से पानी को भर के लेके आया है, ठीक है। अगला है तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। भैया कह रही है तुम रस के सागर का मतलब है समुद्र की तरह पानी लेके आओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। अब कभी यहाँ पे कह रहा है कि जो बारिश है, क्योंकि बादल इतने बहुत ज़्यादा मात्रा में छाए हुए हैं कि बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बारिश होगी तो क्या होगा, जो गली गली में नदी नाले बने हैं वो क्या होगा, पूरी तरह से भर जाएगा, यानी चौड़ी सड़क क्या होगा, पूरी तरह से भर जाएगा। और घर में आंगन में बारिश का पानी बहने के कारण ऐसा लगेगा मानो कि घर में क्या बह रही है, नदी बह रही है। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में भैया तुम भी खुशी मनाओ। लहराओ का मतलब यहाँ पे खुशी मनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, ठीक है। गुल्लक भारी हो गया है, मतलब जिसमें पैसा रखा जाता है वो गुल्लक बच्चों का भारी हो गया है, जल्दी जल्दी उसको तोड़ मोड़ के, ठीक है। हल्की मेरी नहीं टटोलो, मतलब मेरे में तो गुल्लक में पैसे नहीं है, इसमें पैसे मत चेक करो। टटोलने का मतलब चेक मत करो, ठीक है। पैसे नए नए ही रोलो, जो भी पैसे आपको मिले नए नए लेकर आ जाओ, ठीक है। फिर बाजार लपक तुम जाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अब जो गुल्लक से पैसे निकाले गए हैं उनको लेकर जल्दी बाजार तुम जाओ भैया मेरे जल्दी आओ भैया, और क्योंकि तुम्हें बाजार जाना है। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। और जो क्राफ्ट वाले कागज आप देखे होंगे वो अलग अलग कलर में आते हैं, रंग बिरंगे रंगों में आते हैं। तो ऐसे रंगों के कागज लाना जो लाल हरा पीला नीला पीला हो, यानी खूब रंग बिरंगा हो, ऐसे कागज ले आना जिससे जो नाव भी लगे वो बहुत अच्छी या चमकीली लगे। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अब कह रहा है कागज लाने के बाद कैंची चुटकी और जल्दी जल्दी हाथ से क्या बनाना है, नाव बनाना है, क्योंकि बारिश अगर निकल गई तो हम नाव अपनी नहीं चला पाएंगे। छप छप कर कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती बढ़ती। अब जो आपकी नाव बन चुकी है, अलग अलग रंगों की नाव बनी है, वो क्या करती है, छप छप करते जो बीच रास्ते में कूड़े पड़ते हैं उससे लड़ जाती है, टकरा कर फिर से वो आगे बढ़ती है, और बूंदों लहरों में ऊपर नीचे करते हुए आगे चलती है। जो बारिश के पानी से जो लंबी चौड़ी नाली बनी है उसमें से
नाव क्या कह रही है, नाव घूम रही है। सबकी आंखों चढ़ती करती और सबकी आंखों को मनमोहक लग रही है, क्योंकि वह ऊपर नीचे बढ़ते हुए जा रही है। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है, भैया जल्दी जल्दी तुम नाव बनाकर इसमें तैराओ, ताकि मुझे आनंद मिले, खुशी मिले। क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर या किसके बस का। तो भैया कहते हैं आप क्या कहती हैं, या क्या ये मेरे बस का है। तब कभी पूछ रहा है कि यह किसके बस का है। खोट सभी है बस आलस का। अब इसमें सबसे ज़्यादा नाव बनाने में खोट किसका है, कि आलस का, क्योंकि नाव बनाने में आपको जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन आप आलस के कारण नाव नहीं बना रहे हैं। आलस छोड़ो सब कर जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो भैया से कह रही है भैया जल्दी आप आइए, आलस को छोड़िए और जल्दी जल्दी नाव बनाइए, क्योंकि बारिश का पानी अगर निकल जाएगा तो हम सभी अपनी नाव को पानी में नहीं तैरा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कविता किसने लिखी है, हरिकृष्ण दास गुप्त ने लिखी है। अब हम इसके आगे वाले चैप्टर को पढ़ेंगे कि उसमें क्या कहानियाँ हैं या कविता है, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हमें समझना जरूरी है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है दान का हिसाब। दान का हिसाब क्या है, एक कहानी है। इसमें राजा दान नहीं देना चाहता, लेकिन उससे कोई सन्यासी दान पूरा लेके जाता है। ठीक है, एक था राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था। क्यों नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उसी देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने लोगों ने क्या कहा कि महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, अब राजा क्या कहता है कि आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं कि लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर क्या हो गए, लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई। अब राज्यसभा में लोग क्या कहते हैं कि दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, अब राजा ने क्या उत्तर दिया, राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, उनमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। अब आगे महाराज क्या बोलते हैं। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, तो क्या इसे दोनों हाथों से लुटा दूं। कौन कह रहा है, राजा कह रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए, तो वह उन दुखियों की क्या बच जाएगी, जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह राजा गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे इसे उबाल कर खाऊं या चाहे तल कर, मेरी मर्जी। अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 200 रुपये होते तो एक बार सोचकर भी सकता था। पहरेदार की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती, मगर 200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे।
छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। ठीक है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल ही भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेता चाहूँगा। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका 2 गुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोले, तरीका तो समझ में आ गया है। राजा क्या बोलते हैं? राजा बोले कि तरीका तो समझ में आ गया है, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। ठीक है। अब सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से इन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना धन नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, 10,48,575 रुपये। मंत्री को गुस्सा आ गया। बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया, फिर इतने रुपए क्यों भेजे जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। सब परेशान हो गए। काफ़ी कोशिश के बाद वह अपने होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? या कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा ने कहा,
परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी। और यह कहानी लिखा किसने है? सुकुमार राय ने लिखा है। अब हम हिसाब भी देख लें, किस प्रकार से हिसाब दिया गया कि इतने ज़्यादा पैसे लग गए। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि पहले दिन कितना रुपए लिया? पहले दिन 1 रुपये लिया सन्यासी ने। दूसरे दिन उसे 2 रुपये दिया गया। तीसरे दिन वह 4 रुपये हो गया। चौथे दिन 8 रुपये हो गया। पाँचवें दिन 16 रुपये। छठे दिन 32 रुपये। सातवें दिन 64 रुपये और आठवें दिन 128 रुपये। नौवें दिन 256 रुपये। 10वें दिन 512 रुपये। 11वें दिन 1024 रुपये। 12वें दिन 2048 रुपये। 13वें दिन 4096 रुपये। 14वें दिन 8192 रुपये। 15वें दिन 16,384 रुपये। 16वें दिन 32,768 रुपये। 17वें दिन 65,536 रुपये। 18वें दिन 1,31,072 रुपये। 19वें दिन 2,62,144 रुपये। 20वें दिन 5,24,288 रुपये। ठीक है, कुल मिलाकर 10,48,575 रुपये दिए जाने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट कहानी। नेक्स्ट कहानी क्या कहती है, आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका पार्ट 8 है, हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पार्ट 4 का, और इसका नाम है कौन। अब कौन भी एक कविता है, ये ध्यान में रखिएगा कि कौन नामक पाठ एक कविता है। ठीक है, और इसमें चूहे के बारे में बात किया जा रहा है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। यहाँ बात किया जा रहा है कमरे की, जिसमें बहुत सारे सामान रखे हैं और चूहे ने इन सामानों को अस्त व्यस्त कर दिया है। पहला क्या किया, चूहों ने बटनों को काट दिया, जो स्याही रखे थे उसको गिरा दिया, बिखरा दिया, और हर जगह स्याही गिरा हुआ है। कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया। और कौन सा ऐसा जीव है जो घर में भर में जितने अनाज रखे थे उसको चट किया, खाया और बिखरा कर कहाँ पे दुबक गया, कहाँ पे छुप गया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। अब वहाँ पे एक दोना रखा था जिसमें मिठाई रखी थी, तो कब यहाँ पे कह रहा है कि उस दोने की मिठाई कौन खा गया, और कोई दिख भी नहीं रहा है, और कहाँ पे वो छुप गया। 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। और किसने वहाँ पे जो रखी तस्वीर थी उसको अलग अलग खंडों में काट दिया, और किसने रस्सी काट बहाई, और किसने इस कमरे की रस्सी को काट दिया है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी वह चूहा चप्पल को काट देता है, कभी जूते को काट देता है, कभी खलीता पर बन जाती है, अनजाने पैसा गिर जाता। कभी अनजाने में पैसा जेब काट देता है, पैसा गिर जाता है। किसने जिल्द काट डाली है, जिल्द का मतलब किसने उस पर चढ़ी पन्नी को काट दिया है। बिखर गए पोथी के पन्ने, किसने किताब के जिल्द को काट दिया है, कवर को काट दिया, जिससे पोथी जो किताब थी उसके अलग अलग पन्ने हो गए। रोज टांगता धो धोकर में, कौन उठा ले जाता है छाता। और कौन सा ऐसा जीव है जो मेरे छन्ने को रोज रोज कर डेली उठा ले जाता है। ठीक है, तो अगर इस कविता पहली को देखेंगे तो इस पहले में केवल एक ही नाम आ रहा है, चूहा। कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता। और वह जीव जो है कागज को बार बार काट काट के वहाँ छोटे छोटे पीस करके उस घर को पूरा कूड़ा बना देता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। और उस चूहे को कबाड़ी कहा है कि यह कौन सा कबाड़ी है जो दुनिया भर के पूरे कबाड़ को हमारे घर में रख जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देना है सोते।
और ऐसा कौन सा जीव है जो रात भर नहीं सोने देता, इधर उधर घूमता रहता है, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। और वह छोटे छोटे और पूरे रात भर क्या करता है, खुरखुराहट की आवाज़ करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। जब उसे ढूंढने की कोशिश कर देता हूँ तो पता नहीं कहाँ छुप जाता है, मिलता नहीं है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है था। और वह रोज रात भर एक्टिव हो जाता है, रोज रात भर कपड़ों को काटता है, जूते को काटता है, चप्पल को काटता है और इधर उधर पता नहीं कहाँ से चलते हुए जाता रहता है। बच्चा उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। बच्चों से कह रहा है उसका नाम बताओ, यह कौन सा ऐसा जीव है जो यह शरारत करता रहता है। तो उस जीव का नाम अगर देखेंगे तो उस जीव का नाम चूहा है। यह एक कविता है और इसको लिखा किसने है, सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। तो कविता में आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे कुछ कुतरने का है, जहाँ पे खुरखुर इधर उधर जाने का है, वो आप पाठ समझ जाइएगा कि उस पाठ का नाम कौन है और उसमें जो जीव है उसका नाम है चूहा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है पार्ट 9, स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता की ओर एक कहानी है जिसमें महात्मा गांधी की बात हो रही है। धनी इसका बहुत प्रमुख चरित्र है। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। धनी कह रहा है कि वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन क्या करता है, बड़बड़ाता है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। ठीक है, धनी भी रहता था और उसके साथ में उसके माता पिता भी रहते थे। और रहते कहाँ थे, अहमदाबाद में, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कुछ ना कुछ काम करना होता है। जैसे कौन कौन सा काम, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों को दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन थी, बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसके सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी की उससे बातें करना अच्छा लगता था। ठीक है, उस दिन क्या हुआ, उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात तो जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी, कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर आया था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं, धनी ने सवाल किया। क्या यात्रा, कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। ठीक है, बिंदा कौन थे, बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी की दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी
की एक योजना है, या तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं, जुलूस निकालते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत को स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? या तो समझदारी वाली बात नहीं है? बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा, धनी हैरान होकर, नमक की ज़रूरत तो सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है? बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा और उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वह दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र से पानी को नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हथ पकड़ ली। मैं तो 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ यूँ लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी ने अपनी झोपड़ी की ओर चले बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी बकरी है। और यह तुम्हारी बकरी है। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ कि धनी, तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं ही जानता हूँ किसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। ठीक है, इसी के साथ यह भी कहानी ख़त्म होती है, जो कि स्वतंत्रता से संबंधित है। और इसको लिखा है किसने? इसके रचनाकार हैं सुभद्रा सेन गुप्ता। ठीक है, अनुवाद किसने किया है? अनुवाद हिंदी भाषा में किया है मनीष चौधरी ने। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। इसी लेक्चर के साथ आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने केवल 4 चैप्टरों को पढ़ा है, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9। इसके बाद हम पढ़ेंगे
कल पार्ट 10 से लेकर पार्ट 14 तक, और पार्ट 14 के बाद आपका ये जो रिमझिम कक्षा 4 की पूरी हिंदी पाठ्य पुस्तक की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगले दिन से उसके हम स्टार्ट करेंगे पाठ रिमझिम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बुक को, जिनके सारे चैप्टर को हमें पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी इसके साथ एंजॉय करिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। ठीक है।